नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से जनता दरबार लगाया है और सरकारी आवास पर उन्होंने जनता दरबार लगाया और तमाम फरियादियों की फरियाद सुनी। तो अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देश भी दिए गए हैं और सीएम योगी ने एक बार फिर से जनता दरबार लगाया और जनता दरबार ये सरकारी आवास पर लगाया गया था और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी फरियादियों की फरियाद सुनी है। दूर दूर से फरियादी आए थे अपनी समस्याओं को लेकर और उसके बाद उन्होंने अधिकारियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सामने। सरकारी आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया और सभी आए हुए फरियादियों की फरियाद सुनी। अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश भी उन्होंने दिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार लगाने की खबर आ रही है सामने लखनऊ से, जहां सरकारी आवास पर उन्होंने जनता दरबार लगाया और दूर दूर से आए हुए फरियादियों की फरियाद सुनी। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें इस वक्त का। सीएम योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आ रही है सामने, जहां पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ लाभार्थियों को ऋण वितरित करेंगे और 11,000 लाभार्थियों को उनके द्वारा ऋण का वितरण किया जाएगा। तो इस वक्त की ये एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 11 बजे से ये कार्यक्रम आयोजित होता हुआ नजर आने वाला है और लाभार्थियों को ऋण वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो लखनऊ से ये इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां 11,000 लाभार्थियों को आज ऋण वितरण किया जाएगा और 11 बजे लोक भवन सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट। और इसी बीच हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा जुड़ चुके हैं इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज लाभार्थियों को ऋण वितरण करेंगे टीएन मिश्रा, और 11,000 ऐसे लाभार्थी हैं जिनको आज सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा ऋण वितरण किया जाएगा। तो इस पूरे कार्यक्रम से जुड़ी हुई क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए मनीषा, जो है ये कोरोना के दौरान जो है जब रेहड़ी और पटरी दुकानदारों के पास आर्थिक संकट पैदा हो गया था और उनको भूखमरी के शिकार हो गए थे, तब ये पीएम स्वनिधि एवं सहायता समूह गठित किया गया था और इस योजना के तहत ऋण योजना चालू की गई थी। तो पहले इस योजना के तहत शुभारंभ 10,000 रुपए से किया गया था, फिर उसको बढ़ा करके 20,000 रुपए किया और 9 अप्रैल को फिर 2020 को जो इसको बढ़ा करके 50,000 कर दिया गया। 18 महीने किस्तों के लिए लोन दिया जाता है, 18 महीने के लिए, और 36 EMI में इसको जो है भुगतान करना होता है और 12.5% ब्याज इसमें देना पड़ता है लोगों को। तो ये ऐसी योजना है जिससे जो कम लागत वाले काम करने वाले हैं, रेहड़ी है, पटरी दुकानदार हैं या खोमचा लगाते हैं, तो इन लोगों को आसानी से बैंकें ऋण देती हैं इस योजना के तहत और आसानी से वो जो 36 किस्तों में उसका भुगतान कर देते हैं। तो इससे उनका जीवन यापन आसान हो गया है। अब योगी आदित्यनाथ ऐसे ही आज 11,000 लाभार्थियों को अभी 11 लोक भवन में उनको ऋण का वितरण करेंगे और ये समय समय पर होता रहता है कि ये तो एक साथ किया जा रहा है। बाकी बैंकों को निर्देश है कि जो ऋण जब मांगे तो उसको फॉर्म भरवा करके ऋण उपलब्ध करा दें। तो इसमें ज्यादा औपचारिकता भी नहीं है, जिसे ऋण लेना बहुत आसान है और इस योजना से पीएम स्वनिधि सहायता समूह ऋण योजना से ऋण पाने के बाद लोगों को अपना जीवन यापन करना आसान हो गया है। जी मनीषा। बिल्कुल टीएन मिश्रा, तो लाभार्थियों का क्या कुछ कहना है इस पूरी योजना के बारे में और कितना ज्यादा उत्साहित है वो इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए ये सही है कि योगी आदित्यनाथ के इस कार्यक्रम से लाभार्थी खासे उत्साहित हैं और उनको उत्साह इस बात से भी है कि पहले ऋण लेने के लिए बहुत बड़ी बड़ी फॉर्मेलिटी करना पड़ती थी, जमानत लाइए, ये लाइए, वो लाइए, बैंकों की तमाम फॉर्मेलिटीज थी। लेकिन अब इस योजना के तहत ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है। आप फॉर्म भरिए, अपना आधार कार्ड लगाइए और किस जगह पर आप क्या धंधा कर रहे हैं उसकी जानकारी दीजिए और बैंक आपको ऋण दे देती है। तो इसलिए लाभार्थियों में उत्साह है कि उनको इस योजना के तहत आसानी से ऋण मिल रहा है और क्योंकि सीएम खुद उनको लाभार्थियों को जो ऋण दे रहे हैं तो इससे जो है अपना प्रसन्न भी हैं कि उनकी प्रसन्नता इस बात की सीएम हमें खुद जो ऋण दे रहे हैं। तो ये उनका जो है एक अपना नजरिया है। जी मनीषा। बिल्कुल टीएन मिश्रा, तो कहा जा सकता है और समझा जा सकता है कि एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से काफी ज्यादा आसानी से लाभार्थियों को ये ऋण उपलब्ध हो रहा है। हाँ एकदम सही है। ये योजना ऐसी योजना है, पीएम स्वनिधि एवं सहायता समूह योजना ऐसी योजना जिसके तहत जो है ऋण पाने में हफ्ते भर के अंदर ऋण मिल जाता है।
इसकी मैक्सिमम टाइम लाइन कि 1 हफ्ते में ऋण जरूर दे दिया जाए। तो जिस आदमी को 1 हफ्ते में ऋण मिल जाता है, पढ़े लिखे को ऋण पाना मुश्किल है, लेकिन पटरी दुकानदार और रेहड़ी खोमचे वालों को ऋण पाना बहुत आसान है, और वो भी जो 10,000 से लेकर 50,000 तक का जो रोजगार करना चाहते हैं, तो उनके लिए त्वरित काम। इसमें लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो 11,000 हमारी, इसके पहले भी हजारों संख्या में लोग दिया गया है। तो ये लगातार क्रम चल रहा है और इससे लोग फायदा बड़ी संख्या में उठा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है मिश्रा, और क्या कुछ प्रक्रिया है इस ऋण के लिए अप्लाई करने के लिए, और किस तरह की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं इस ऋण को पाने के लिए? देखिए, इस ऋण के लिए एक फॉर्म है बैंक में, उनको भरना पड़ता है पीएम स्वनिधि योजना का, और जिस फॉर्म भरने के बाद बैंक उनसे आधार कार्ड मांगता है और 2 गारंटर्स मांगता है जो उनको जानते हो कि हाँ ये रेडी उसी काम के लिए ऋण ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो कहता हम खोमचा लगाने ऋण ले रहे हैं तो उसको दिखाना होगा कि हम खोमचा यहाँ लगाएंगे, ये जगह है, ये हमारा खोमचा है, और क्या सामान आप खरीद रहे हैं वो आपको देना पड़ेगा। और ये फॉर्मेलिटी अगर पूरी हो जाती है तो बैंक वेरिफिकेशन करने के बाद उसको सीधा ऋण दे देती है। जी मनीषा। ठीक है टीएन मिश्रा, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बताने जा रहे हैं इस वक्त की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के कार्यक्रम से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां इंटीग्रेटेड कमांड का उनके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा और कंट्रोल सेंटर्स का भी उद्घाटन करेंगे डिप्टी सीएम। तो 111 जिला अस्पतालों के लिए कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है और स्वास्थ्य महानिदेशालय में डिप्टी सीएम द्वारा यह उद्घाटन किया जाएगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करेंगे इसका उद्घाटन। कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और 111 जिला अस्पतालों के लिए कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन डिप्टी सीएम द्वारा किया जा रहा है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अनूप, आज इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है डिप्टी सीएम द्वारा और 111 जिला अस्पतालों के लिए कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन हो रहा है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? और देखिए, आज स्वास्थ्य विभाग को लेकर आज बड़ा दिन है, क्योंकि लगातार आपने देखा होगा कोरोना काल से पहले से लगातार अब तक तो स्वास्थ्य विभाग ने कई नए आयाम दिखे हैं। और जिस तरीके से कोरोना काल में देखा किस तरीके से स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य डॉक्टर्स, ये सब एक नई लड़ाई को लड़े थे और उस पर कामयाबी मिली थी। स्वास्थ्य विभाग में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। हालांकि पहले की वो व्यवस्थाएं देखी जाए, तमाम दिक्कतें आया करती थी, बहुत सारी दिक्कतें खत्म हो चुकी, लेकिन अभी भी बहुत सारी हैं। आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर का उद्घाटन करेंगे। करीब 111 अस्पतालों में सेंटर खोले गए हैं। इसके सीधे इनपुट स्वास्थ्य महानिदेशक निदेशालय में होगा, जहां से वो निगरानी रखी जाएगी कि अस्पतालों में क्या हो रहा है। 107 सरकारी अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जहां से उनकी सुविधाओं में निगरानी होगी कि वहां पर जो मरीज है उनको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही। यानी सब कुछ ऑनलाइन होगा। डॉक्टर्स लगा के सारा सिस्टम जो करीब 107 अस्पतालों में जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, वो कंट्रोल रूम वहां से वॉच करेगा और उसकी निगरानी में रखेगा, ताकि किसी प्रकार से मरीजों को दिक्कत न हो, सहूलियत रहे। और जो छोटे छोटे विवाद हो जाया करते हैं डॉक्टर तीमारदार के बीच में, डॉक्टर मरीज के बीच में, उस पर भी कहीं न कहीं नजर रखी जा सकती है सब चीजों को लेकर के। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से लगातार तमाम अस्पतालों से शिकायतें आया करती थी, डॉक्टर समय पर मरीज को देखने नहीं पहुंचते थे, अब वो कहीं न कहीं उस पर भी निगरानी होगी कि पूरे दिन भर में मरीज के पास कितनी बार डॉक्टर वहां उनको देखने जाते हैं, क्या समय से उनको दवाइयां मिल रही है। ये सब तमाम चीजों को लेकर कहीं न कहीं कमांड सेंटर आज बिल्कुल। तो इस पूरे कार्यक्रम पे नजर बना के रखिए और बने रहिए हमारे साथ, पल पल का आपसे अपडेट लेंगे। और फिलहाल यहाँ पर एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी एक और सामने आ रही है। उमेश पांडे आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे, तो इसलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर। बीएसपी के पूर्व विधायक हैं उमेश पांडे, जो आज बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं और 2021 में इन्होंने सपा भी ज्वाइन की थी। तो आज उमेश पांडे बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, बीजेपी के बेड़े में शामिल हो जाएंगे उमेश पांडे, और बीएसपी के ये पूर्व विधायक हैं। तो उमेश पांडे के बीजेपी में शामिल होने के बाद बसपा खेमे में हलचल तेज होती हुई और बीएसपी के पूर्व विधायक हैं उमेश पांडे, जो आज बीजेपी का दामन थामेंगे और 2021 में इन्होंने सपा भी ज्वाइन की थी। तो उमेश पांडे आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे, बीजेपी का दामन थामेंगे उमेश पांडे, जो कि बीएसपी के पूर्व विधायक भी हैं। और एक बार फिर से अपने सहयोगी अनूप का रुख कर लेते हैं। तो अनूप, उमेश पांडे जो कि बीएसपी के पूर्व विधायक हैं, आज वो बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं और इन्होंने सपा भी ज्वाइन की थी, क्या कुछ जानकारी है आपके पास और किस तरह से अब बसपा को इसके बाद बड़ा झटका लगता हुआ?
और देखिए 2024 की तैयारियां जहां सभी पार्टियां, चाहे वो भाजपा की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, या फिर बीएसपी की बात करें, या कांग्रेस की बात करें, या छोटे मोटे जो दल हैं वो भी 2024 की तैयारी कर रहे हैं। और यही वजह है जो छुटभैया नेता है, यानी जो नेता अपने आपको अपनी पार्टी में, वर्तमान पार्टी में असहज महसूस कर रहे हैं, वो दूसरी पार्टी में आना जाना शुरू है। उसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी में पूर्व में विधायक बीएसपी में रहे उमेश पांडे 2021 में समाजवादी पार्टी में ज्वाइन किया था, और अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। आज पार्टी कार्यालय में उनको ज्वाइन करा जाएगा। निश्चित रूप से जिस तरीके से लगातार आपने देखा, दारा सिंह चौहान की बात करें, ओम प्रकाश राजभर की बात करें, अंशुल वर्मा की बात करें, या तमाम उत्तर प्रदेश के बड़े चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी में फिर से ज्वाइनिंग है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत हो रहा है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का 80 में से 80 सीटें जीतने का है, तो निश्चित रूप से संगठन को मजबूत करना लगातार मीटिंग का दौर जारी है। तो कुल मिला के कहा जाए कि जिस तरीके से 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने ताकत के साथ में एक बार फिर से उतरना चाहती है और देश में तीसरी बार सरकार बनाना चाहती है, उसी क्रम में आज बीएसपी के पूर्व विधायक उमेश पांडे आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। करीब 1 बजे के आसपास कार्यक्रम रखा गया है। वहां पर हालांकि तैयारियां पूरी हैं। जब वो पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बिल्कुल, कार्यक्रम की शुरुआत होगी और आज बीएसपी के पूर्व विधायक उमेश पांडे बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनूप। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त के आपको बताने जा रहे हैं। अमेठी दौरे पर हैं स्मृति ईरानी और 2 दिवसीय ये उनका दौरा है। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 2 दिवसीय दौरे पर हैं और औद्योगिक इकाइयों का इस दौरान उनके द्वारा लोकार्पण किया जाएगा और करोड़ों की लागत से स्थापित हुई हैं ये इकाइयां और कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगी केंद्रीय मंत्री। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी दौरे पर और ये उनका 2 दिवसीय दौरा है और अपने दौरे के दौरान वो कई इकाइयों को स्थापित भी करेंगी और कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आती हुई, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आप आज प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करने जा रही है और केंद्र सरकार के विरोध में उनका ये प्रदर्शन होता हुआ नजर आने वाला है। 1:30 बजे हजरतगंज में आप ये प्रदर्शन करेंगे और गांधी प्रतिमा के पास उनके द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो केंद्र सरकार के विरोध में आप आज प्रदेश व्यापी प्रदर्शन कर रही है और केंद्र सरकार के विरोध में उनका ये प्रदर्शन होता हुआ 1:30 बजे नजर आने वाला है। 1:30 बजे हजरतगंज में गांधी प्रतिमा के पास वो प्रदर्शन करेंगे। तो गांधी प्रतिमा के पास आज आप विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी और ये उनका प्रदेश व्यापी प्रदर्शन है केंद्र सरकार के खिलाफ। तो केंद्र सरकार के विरोध में आम आदमी पार्टी आज प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी हजरतगंज में 1:30 बजे और हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा के पास उनका ये विरोध प्रदर्शन होता हुआ नजर आएगा। तो ये इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी आज केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी, नारेबाजी करेगी और 1:30 बजे हजरतगंज में ये प्रदर्शन होता हुआ नजर आने वाला है। उधर देश भर में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का जश्न मनाया जा रहा है और भारत इस सफलता को हासिल करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश बन चुका है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी देश की इस उपलब्धि पर खुशी जताई है और सभी को बधाई दी है। नए भारत के सामर्थ्य और शक्ति का जोरदार प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व और मार्गदर्शन में इसरो के वैज्ञानिकों ने वह कर दिखाया है जो अब तक किसी ने नहीं किया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में जो अब तक दुनिया के लिए असंभव था, एक विजनरी नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने वह संभव करके दिखाया है। वसुधैव कुटुंबकम के पवित्र भाव के साथ आज की सफलता के लिए
इसरो के सभी वैज्ञानिकों को ढेर सारी बधाई और पूरे प्रदेश और देशवासियों को इस सफलता की हृदय से शुभकामनाएं। तो चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग कल की, जिसके बाद देश भर में हर्ष का माहौल है, जश्न मनाया जा रहा है और साथ ही भारत ने अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया है। इसी कड़ी में लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह के दारुल उलूम मदरसे के बच्चों ने भी जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी। देखिए खास रिपोर्ट। चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत ने अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया है। इसरो के मुताबिक तय समय पर ये मिशन पूरा हुआ है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ ही देश भर में खुशी का माहौल है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह के दारुल उलूम मदरसे के बच्चों ने जश्न मनाया और मिठाइयां बांटी। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के चांद के पास पहुंचने के साथ ही भारत का नाम भी इतिहास के पन्नों में कैद हो गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का सपना भी इसी के साथ पूरा हो गया। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के बाद से ही ये यात्रा जारी थी। पूरी दुनिया को इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए हर तरफ दुआएं और प्रार्थना की जा रही थी। वहीं अयोध्या में करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार होने वाला है और भगवान राम का भव्य मंदिर आकार ले रहा है, जिसे देख राम भक्तों का उत्साह भी बढ़ रहा है। और सामने आ रही तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भव्य राम मंदिर कितनी गति से निर्मित किया जा रहा है। देखिए हमारी ये अगली रिपोर्ट। अयोध्या में करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार होने वाला है। भगवान राम का भव्य मंदिर आकार ले रहा है। मंदिर निर्माण को लेकर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय आए दिन सोशल मीडिया पर तस्वीरें जारी करते रहते हैं, जिसे देख राम भक्तों का उत्साह बढ़ जाता है। इसी बीच चंपत राय ने अपने ट्विटर हैंडल से एक बार फिर राम मंदिर निर्माण कार्य की कई खूबसूरत तस्वीरें जारी की हैं। नई तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे भव्य राम मंदिर तेजी से आकार ले रहा है। रामलला का मंदिर गुलाबी पत्थरों से बन रहा है। ये गुलाबी पत्थर राजस्थान से लाए गए हैं। इन पत्थरों पर नक्काशी करके इन्हें और खूबसूरत बनाया जा रहा है। मंदिर का गर्भगृह तैयार हो गया है और पहली मंजिल का भी निर्माण कार्य पूरा होने के साथ ही अगले साल मकर संक्रांति पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की एक अति प्राचीन धार्मिक नगरी होने के साथ ही हिंदुओं की प्राचीन पवित्र तीर्थस्थली भी रही है। यह नगर पवित्र सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर का पूरा इतिहास शब्दों में समेटना शायद ही किसी के लिए संभव हो, क्योंकि असीमित धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं और उनसे जुड़े तथ्यों को शब्दों में सहेजना आसान नहीं। भगवान राम की जन्मस्थली होने की वजह से ये नगर राम भक्तों के दिलों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बता दें कि 5 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर निर्माण का शिलान्यास किया था। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे, जहां उन्होंने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई और फिर राम मंदिर निर्माण कार्य का जायजा लिया।
और इसी के साथ रुक कर लेते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। तो देश भर में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का मनाया गया जश्न। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए सभी को दी बधाई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश, वहीं जगदीशपुरा क्षेत्र में बारिश के कारण मकान की गिरी दीवार गिरने से 10 साल की बच्ची की दबने से हुई मौत। बच्ची के मौत से परिवार में मचा कोहराम। फर्रुखाबाद में संदिग्ध परिस्थिति में युवक को लगी गोली, वहीं ग्रामीणों में मचा हड़कंप। घायल अवस्था में कराया गया भर्ती। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों की हुई मुठभेड़। एक इनामी बदमाश हुआ घायल। कब्जे से अवैध जिंदा और खोखा कारतूस बरामद। आगरा में 2 वर्षीय बेटी के संग ट्रेन के आगे कूदी एक महिला, वीडियो हुआ वायरल। दोनों को घायल अवस्था में कराया गया है भर्ती। आगरा में दबंगों का कहर जारी, वहीं पेट्रोल पंप के मैनेजर को ऑफिस से खींचकर पीटा गया। उधार पेट्रोल नहीं देने पर हुआ था विवाद। सहारनपुर में गो तस्करों और पुलिस की हुई मुठभेड़। एक को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से जिंदा गोवंश उपकरण और अवैध हथियार किए गए हैं बरामद। ललितपुर में नाले में मिला युवक का शव, मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ में दबंग हुए बेखौफ, मामूली कहासुनी पर युवक को चाकू से गोदा। घटना सीसीटीवी में हुई है कैद। पुलिस ने आरोपी को किया है गिरफ्तार। महुआ के तालाब में डूबकर बुजुर्ग की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है सामने। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर सामने आती हुई सहारनपुर से। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में पलटने का मामला सामने आया है सहारनपुर से, और इस हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी सहारनपुर से सामने आती हुई, जहां कई लोग अभी लापता भी बताए जा रहे हैं। तो तलाश लगातार चल रही है लोगों को ढूंढने के लिए। और ट्रैक्टर ट्रॉली में दर्जनों श्रद्धालु सवार थे। बेहात कोतवाली क्षेत्र बोंदकी गांव की यह पूरी घटना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया है और मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा भी उनके द्वारा की गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर सहारनपुर से सामने आती हुई। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।